हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज़ भाविक एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को जैसे कि पता है कि हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप लोगों को हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पर अलग अलग जो भी कोर्सेज की होती है चीज़ें, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि हमने इस जो हमारा चैनल है इसके ऊपर हमने CUET, UG एंड PG के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं मोस्टली। उसके साथ साथ हमारे TGT एंड PGT के भी क्लासेस चल रहे हैं। और भी यहाँ पर हम CSIR, नेट, गेट और IIT जैम लेवल का सारा प्रिपरेशन इसी माध्यम से इसी चैनल के ऊपर आपको कराते हैं। आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जाइए और जल्दी से आप कोई भी कोर्सेज हो, आपको मतलब CUET, UG हो, PG हो, IIT, JEE मेन, नीट, कोई भी प्रकार का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे संपर्क करें और हमारा कांटेक्ट करें और हमसे जुड़ जाए। हो सके उतना जल्दी से हमारी सारी कोर्सेज और सारी बैचेस अभी अवेलेबल है, जल्दी से हो सके उतना जुड़िए, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से और अच्छी तरीके से हम आपको डेवलप करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ अलग वे में। ठीक है, तो सबको क्रैक करने के लिए अब यहाँ पर फिर से PGT फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने PGT फिजिक्स के ऊपर सिलेबस भी, पैटर्न के बारे में भी बताया है, सिलेबस के बारे में भी बताया है, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी बताया है, और उसके साथ साथ मैंने एक डेमो लेक्चर भी आपको लेक्चर नंबर 1 करके दिया था, वो भी मेरा जनरल मैकेनिक्स का था। आज उसी जनरल मैकेनिक्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और उसी मैकेनिक्स पे हम बातें करने वाले हैं। तो सर, हर एक गाइस हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हो, कोई टीचर्स हो, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उन सबको मेरी तरफ से आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जल्दी से हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हो सके उतना शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसका लेक्चर का नोमेनक्लेचर है और जिसका लेक्चर है हमारा टॉपिक रहेगा आज का भी मैकेनिक्स का ही रहेगा, क्योंकि हम बेसिक मैकेनिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो भी टीचर्स हमारे PGT फिजिक्स के कोर्स में जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उन सभी का भी यहाँ पर वेलकम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक बात करेंगे आज, क्योंकि आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर के हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, जिसको यहाँ पर मैं रिविजन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और फुल वीडियो देखना है तो इसी से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब यहाँ पे थोड़ा रिवीजन के बारे में बता देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या बातें की थी और क्या क्या क्लास के बारे में हमने चर्चाएं की थी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने बात कर रहे थे मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज अ क्लासिकल, राइट? मैकेनिक्स इज अ क्लासिकल इज अ फिजिक्स, राइट? तो क्लासिकल वे में कोई भी प्रकार की जो गतिविधियां होती है उसका जब हम विचार करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हमारी होती है वो क्या हो जाती है, मैकेनिक्स के माध्यम से हम देखते हैं। प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मैकेनिक्स, 2 प्रकार के मैकेनिक्स होते हैं। एक मैकेनिक्स होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है, राइट? सबसे पहला हमारा क्या होता है? काइनेमेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि गतिविधियों में जो चीजें आती हैं सारे के सारे हमारे क्या रहते हैं, काइनेमेटिक्स के ऊपर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको चर्चा में ले गया था, मैंने आपको कहा था कि आपको किसी भी चीज को, प्रकरण को समझने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स की। वेक्टर्स एंड स्केलर, राइट? अब मैंने यहाँ पे कहा था कि वेक्टर एंड स्केलर की क्वांटिटी को 2 डिनोमिनेटर के अंदर हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, जिसको एक को कहते हैं मैग्नीट्यूड, राइट, और एक को कहते हैं डायरेक्शन, और इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर डायमेंशन मिलता है, राइट? मैग्नीट्यूड भी हमारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट्स होते हैं। यूनिट भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के मैंने किए थे, FPS, CGS, MKS, MKSA और SI, राइट? उसके बाद में डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन में मान के चलिए किस प्रकार से होता है, एक फिर मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए कि फोर्स है हमारे पास, तो फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? यहां पर इतनी चीजें याद रखनी है आपको। मास को बोलेंगे हम m, लेंथ को बोलेंगे हम l, टाइम को बोलेंगे हम t, ठीक है? एम्पियर को बोलेंगे हम a। समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? ये चारों रखनी है। अब बताइए मुझे, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम।
एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए मास मतलब m, राइट। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, m होता है। आपको पता है मास मतलब m, मैंने m लिख दिया, ठीक है। अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और टाइम का मतलब भी एक दूसरा सेकंड। तो m क्रॉस ये मीटर, मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, मतलब m क्रॉस l क्रॉस t, 1 और 1 2, 2 ऊपर आएगा तो -2, तो m l t -2। दिस इज माई आंसर। तो इस प्रकार से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और चीज बताऊं कि मान के चलिए F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल आपको कोई कहा है कि ग्रेविटेशनल का मुझे आप कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या मिलेगा। तो यहां से मुझे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कॉमन बनाना चाहिए, यहां से fr स्क्वायर करना चाहिए और m1 एंड m2। अभी मैं मोस्टली वेक्टर, अभी मैं मैग्नीट्यूड और डायमेंशन की बात कर रहा हूं, वेक्टर में हम लास्ट लेक्चर में ही चले गए थे, लेकिन फिर आज मैं पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। चलिए f का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये रहा है हमारा फोर्स mlt -2, r स्क्वायर मतलब r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस हो मीटर हो किलोग्राम हो सॉरी किलोमीटर हो, सारी की सारी चीजें किस में आती है, लेंथ में आती है। तो मतलब ये आएगा हमारा लेंथ का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। m1 और m2 दो मास मतलब m का 2, ठीक है, दोनों मास है m1 और m2 मतलब m2, दो मास हो गए। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 ऐसा कुछ होगा ना, ये 1 है, ये -2 मतलब -1, l1 and 2 3 and t -2। दिस इज माय आंसर, m -1 l3 and t -2। डन। और भी कोई आपको याद आ रहा है तो बताइए मुझे, कोई भी अगर आप कहे तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि S इज इक्वल टू रो जी आर एच अपॉन 2, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। इसको कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, m अपॉन l क्यूब आएगा, इसका m अपॉन l स्क्वायर आएगा और इसका r का लेंथ 1 आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना के कवर कर सकते हैं। ये डायमेंशन की बात थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, और सारी चीजों के बारे में, जैसे कि ये ग्रेविटेशनल क्या होता है, फिर ये फोर्स क्या होता है, दो डिस्टेंस बिटवीन का मास क्या होता है, फिर ये वेक्टर्स क्या होते हैं, ये यूनिट्स में ये यूनिट सिस्टम क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है। डिटेल में जानने के लिए प्लीज हमारा प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। तो आज का आप क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वेक्टर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर सिस्टम पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वेक्टर के कंपोनेंट्स होना चाहिए। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर किसको कहते हैं, राइट। तो वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज। देखिए जनरल मैकेनिक्स में वेक्टर का बहुमूल्य है, और हमारे फिजिक्स के अंदर सबसे बहुमूल्य रखता है वेक्टर, क्योंकि अगर वेक्टर आया तो मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। जो भी हमारा पूरा फिजिक्स का बाउंड्री कंडीशन है वो पूरा का पूरा वेक्टर के ऊपर बना हुआ है। उसके ऊपर आता है डिफरेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, राइट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल। पर ये दोनों के जो फंक्शन होंगे वो भी कहां से रिलेट करते होंगे, वेक्टर से ही रिलेट करते होंगे। समझ में आ रहा है। आप सब यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं उन सब के लिए मैं बात बताना चाहता हूं कि वेक्टर कंपोनेंट अगर होते हैं तो सबसे पहले मानकर चलिए इसको कहते हैं डेल। क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, डेल बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे डेल, ठीक है। अब डेल का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं समझानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, बताइए मुझे। ओरिजिन एक्स वाई एंड जेड, दिस इज माई आई जे कैप, दिस इज माई आई कैप एंड दिस इज माई के कैप, राइट। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो आर निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है, राइट, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो कुछ इस प्रकार से निकलता है, राइट, √x² + y² + z²। अब आपको पता है कि i × i जो होता है, जब i × i डॉट प्रोडक्ट होता है तब आपको पता है उसका आंसर आता है 1, हाँ? और डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों अलग अलग होते हैं तब उसका आंसर आता है 0। ये आपको पता है, वेक्टर प्रोडक्ट इन द डॉट प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और उसी प्रकार से वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट हो तो i × i हो, j × j हो या k × k हो तो इसका आंसर आता है 0। और i × j हो, j × k हो या k × i हो तो इसका आंसर आता है 1। चलो ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर इसी का
आपको ये कहूँ कि बच्चों मुझे इनका स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए कि यहाँ पे मुझे बताइए आप लोग कि मुझे इसका यूनिट नॉर्मल निकालना है। यूनिट नॉर्मल का मतलब होता है आर कैप, मतलब आर अपॉन मोड आर। समझ में आ रहा है? तो ये आर मतलब ये और मोड आर मतलब ये, तो ये यूनिट नॉर्मल हो गया। इसको बोलते हैं डेल, जिसकी नोटेशन लिखते हैं इस प्रकार से, डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जनरल मैकेनिक्स अभी तक गया नहीं है, पर वैल्यू का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए टॉपिक मैंने मैकेनिक्स नाम दिया है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हमारे पास देखिए, तो ये अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट्स है इसमें, और ये कंपोनेंट को मैं कह देता हूँ v, मान कर चलिए आपको कोई v वेक्टर दिया है। समझ में आ रहा है? आपको कोई v वेक्टर दिया है, जो वेक्टर है आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस प्रकार से कोई आपको v वेक्टर आपको दिया है। ठीक है, अगर मुझे इस v वेक्टर को डाइवर्जेंस के साथ, नोट डाइवर्जेंस, डेल के साथ इसका अगर मेरा संबंध, या डेल के साथ इसका संबंध विदाउट एनी रिलेशन, मतलब ना तो डॉट प्रोडक्ट ना तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर इस प्रकार से बनता है तब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो, ना तो डॉट प्रोडक्ट मैंने किया, ना बीच में डॉट किया, ना बीच में क्रॉस किया। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है? तो कि पहले डेल को लिख लेना होता है हमेशा, इस प्रकार से डेल को लिख लिया, चलो ठीक। उसी प्रकार से हमारा जो v है, v वो क्या हमारा है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। डन। अब मुझे बताइए इन तीनों के संबंध जो हो गए वो i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k, मतलब i कैप इंटू आई कैप। ठीक है, इसमें कुछ संबंध नहीं लगता है, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको कहते हैं ग्रेडियंट। क्या मानते हैं? इसको ग्रेडियंट कहते हैं। अब आपका संबंध, अगर आपका एक क्वेश्चन और उठ रहा है, सर डॉट प्रोडक्ट करे तब, तो ये डेल होता है, उसमें डॉट प्रोडक्ट करे। अब मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ कोई v है, वो इस प्रकार से, मतलब उसको मैं इतना कह देता हूँ, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से है, तो जो मेरा डॉट प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या आएगा? डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो आपको लगेगा सर तो इसमें और इसमें संबंध का क्या पता? मतलब देखो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो आई इंटू आई, मतलब आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, राइट? होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? देखिए ये सब जो कंडीशन थी, सिमिलरली कंडीशन इसमें लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स वी एक्स, लेकिन आई कैप, डेल बाई डेल वाई वी वाई और जे कैप, डेल बाई डेल जेड वी जेड और के कैप। सर ये कैसे लिख लिया? देखो ये जो होता है इसका तीनों के तीन को इसके साथ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है एकदम? हाँ, ये जो डेल बाई डेल एक्स होता है उनका ये तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन इसके साथ होता है, इसका रिलेशन इन तीनों का इसके साथ होता है, और इसका रिलेशन इन तीनों का इसके साथ होता है। लेकिन जब जब निकलते हैं तब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों निकलते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन हमारा बनता है, और इसको स्टूडेंट कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। याद रखिएगा, आपको एक ही चीज पूछी जाएगी, आपको कहा होगा इस प्रकार से कोष्टक पूछे जाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा किस प्रकार से आपको टेबल पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, हाँ ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको, अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगे तो हम कहें कि ये जो हमारा पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब ये डेल है, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर मेरा डेल का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं तो क्या आएगा? तो सबको पता है, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ल बोलते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप, क्रॉस, क्रॉस करके क्या आएगा स्टूडेंट? क्रॉस करके आएगा वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। अब इसका जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन ऐसे, पहले लिख दीजिए मैट्रिक्स में आई कैप, जे कैप और के कैप। समझ में आ रहा है? उसके बाद लिख लीजिए डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और उसके बाद लिख लीजिए वी एक्स, वी वाई, वी जेड।
अब इसका जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसका जो आंसर आएगा तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कर्ल का आंसर। अब कई बच्चों को, स्टूडेंट को तकलीफ होगी कि सर ये अब थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में भी बता दिए होते तो कोई बात नहीं, बता देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म, राइट। इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है मैं इसको ही सोल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए पहले क्या लिख देना है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा के लिए जब भी आप खोलते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं, तब कोई मिस्टेक ना हो। तो डेल क्रॉस वी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। पहले प्लस है मतलब प्लस और आई कैप, ठीक है। पहले क्या करना होता है, ये दोनों को भूल जाइए, इन दोनों को सबसे पहले आप भूल जाइए। क्या कहा है, देखिए मैंने आई कैप लिया, मतलब ये जो उभी रो और आडी रो, जो मतलब ये जो कंप्लीट ये रो है और कॉलम, इन दोनों को मिटा दीजिए। तो बचा क्या आपके पास, ये दोनों बचे, हाँ, डेल वाई वी जेड। क्या बचा, पहले आई कैप लिख दिया, फिर क्या बचा, ये 4 बचे। तो जो बचा उसको लिख लो डेल वाई वी जेड माइनस डेल जेड वी वाई। चलो ठीक है, हो गया इतना। फिर आगे बढ़िए, यहाँ प्लस था तो प्लस आई कैप, यहाँ पे माइनस था, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब माइनस आई कैप जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप। अब जो लाइन है उसको लग दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये उभी वाली जो जे वाली रही उसको छोड़ दीजिए। तो क्या बचा, डेल बाई डेल एक्स वी एक्स और डेल बाई डेल जेड वी जेड। ये इतना बचा कि नहीं बचा, चलो ठीक है। तो लिख दूं मैं डेल बाई डेल एक्स वी जेड माइनस डेल बाई डेल जेड वी एक्स, ठीक, डन। अब आगे बढ़िए, फिर से यहाँ पर प्लस है, प्लस के कैप कर दिया, इसको और इसको भूल जाइए, क्या बचा, ये बचे, हाँ, डेल बाई डेल एक्स वी वाई डेल बाई डेल वाई वी एक्स। तो बच्चों यहाँ से देख के जो स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, जितने भी डेट यहाँ पर गाइस, तो सब मुझे बता। देखिए तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव फंक्शन है, कई स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं होगा कि डेरिवेटिव अब किस प्रकार से करना। तो मैं पहले यहाँ को इसको ऐसे पकड़ के रखता हूँ और जाते हैं हम डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो फंक्शंस के बारे में मैं बता देता हूँ। चलिए थोड़ा डेरिवेशन के ऊपर जाते हैं। डेरिवेशन का मतलब होता है डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब डिफरेंशियल, राइट, या डिफरेंशिएशन, ठीक है, कुछ भी आप कहिए मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं थोड़े मैथमेटिकल टूल्स आपको बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। याद रखिएगा, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, राइट। क्योंकि साथ में मैं ये चीज बताने का प्रयत्न करूंगा। आप अभी याद रखिएगा, ये डेल बाई डेल वाई, डेल का मतलब जो होता है, अब दो चीज होती है, देखिए, एक होता है डी बाई डी एक्स और एक होता है डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। एक होता है डेल बाई डी बाई डी एक्स, एक होता है डेल बाई डेल एक्स। अब डेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेल का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और जो डी बाई डी एक्स होता है उसको कहते हैं सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां पर याद रखिए, यहां पर जो भी फंक्शन होगा, मतलब कि डी बाई डी एक्स के बगल में जो भी फंक्शन आपका यहां पर होगा, वो अगर एक्स से एक्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर पर, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, एक्स पर डिपेंडेंट होगा, तभी वो क्या करेगा, डेरिवेटिव करेगा। जैसे कि मान के चलिए एक्स रेस टू एन है, ये मेन है फॉर्मूला, याद रखिएगा। एक्स रेस टू एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, इसका होगा एन एक्स एन माइनस वन, ये हो गया। अब मुझे बताइए, यहां पर अगर x का डेरिवेटिव है, x का फंक्शन है, तो x का डिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, ये आएगा। अगर x डिपेंडेंट है तो उसका
फंक्शन होगा वो यहाँ से इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग कोई 11th 12th में तो है नहीं, आपको ऑलरेडी आप सबको पता है, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी एक साथ यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक एक चीजें बार बार पढ़नी ना चाहिए इसलिए। ठीक है, उसी प्रकार से डेल बाई डेल एक्स होता है तो उसको भी कहते तो यही है। ठीक है, लेकिन इसका सेकंड टाइम ऑफ द डेरिवेटिव करके उसके बाद उसका आंसर आता है, तो बात यही हुई। पर अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है वो मान के चलिए सिंगल टाइम ऑफ द डेरिवेटिव है। अब सर हमें बताइए ना कुछ, अगर इंडिपेंडेंट हो तब, मतलब यहाँ पर कोई y का फंक्शन हो या z का फंक्शन हो तब, तो उसका आंसर आएगा स्टूडेंट 0। क्या आएगा आंसर? उसका आंसर आएगा 0 आएगा। डेल बाई डेल एक्स y है तो 0 आएगा। चलो अब मुझे बताइए यहाँ पर ये y का फंक्शन है और ये z का फंक्शन है, दिख रहा है? ये y का फंक्शन है, ये z का फंक्शन है, मतलब v z का फंक्शन होगा ना कोई, तो ये z का फंक्शन हुआ मतलब ये y का इंडिपेंडेंट हुआ। हाँ, तो इंडिपेंडेंट फंक्शन मतलब ये 0, ये z और y है ये भी 0, x और z है ये भी 0, z और x है ये भी 0, एक्स वाई भी 0, वाई एक्स भी 0, तो टोटल हो गया 0। राइट, तो डेल क्रॉस वी मतलब कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू हमें मिला 0। पर ये फिक्स नहीं होता ना, हर बार फिक्स नहीं होता। अब मानिए कि मैं आपको कहूं कि वेक्टर कंपोनेंट स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई के कैप, कुछ इस प्रकार का आपके पास वेक्टर कंपोनेंट है, मुझे इसका कर्ल फाइंड करके दीजिए। ठीक है, डेल क्रॉस v कर्ल इसका फाइंड करके आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, वहां पर हम इस चीज का ट्राई करेंगे। दिख रहा है ना एकदम बढ़िया से? चलिए, कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर याद करके बताइएगा, मैं आपका तुरंत कमेंट को आपका स्वीकार करूंगा और जल्दी से आपका आंसर। और बैच हमारी बहुत सारी चालू शुरू हो गई है, तो जल्दी से हो सके उतना जुड़ जाइए बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो सर आपने ये बात तो बता दी हमें कि इस प्रकार से दिया है, तो आपको पहले क्या करना है? पहले लिखना है डेल क्रॉस v, फिर क्या लिखना है? आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। उसके बाद क्या है? vx मतलब एक्स स्क्वायर है ना, ये vx है, ये vy है और ये vz है। vy मतलब है वाई स्क्वायर एक्स और vz मतलब जेड स्क्वायर वाई। चलो स्टूडेंट, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम इसको? जब भी सोल्व करेंगे पहले लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर लिखते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सिग्नेचर जो साइंस है हमारी, जो साइन लगेगी वो सारी ठीक हो, मतलब आई कैप एज इट इज। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, चलो आई कैप। अब ये मिटा दीजिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। क्या बचा? डेल बाई डेल वाई, ये बचा ना क्रॉस प्रोडक्ट, डेल बाई डेल वाई जेड स्क्वायर वाई माइनस, बीच में आएगा माइनस डेल बाई डेल जेड वाई स्क्वायर एक्स। चलो ठीक हो गया इतना। उसके बाद आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस और ये होगा जे कैप। ठीक है, माइनस होगा जे कैप। इसको मैं नीचे लिखता हूं तो आपको अच्छे से लगे। ठीक है, ये माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको माइनस को यहाँ लिखता हूं और ये जे कैप कर देता हूं। ठीक है, ये जे कैप हो गया। तो इसको और इसको भूलना है आपको, ये बीच वाले को भूल जाना है और इसको भूल जाना है। तो बचा क्या? डेल बाई डेल एक्स और जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई माइनस डेल बाई डेल जेड और एक्स स्क्वायर प्लस के कैप। अब यहां पर क्या बचेगा? के कैप मतलब ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, तो बचा क्या? ये दोनों बचे। तो क्या बचे? डेल बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया, हाँ एकदम समझ आ गया। तो बताइए मुझे अब यहां से, ये y का कंपोनेंट है, ये y का कंपोनेंट है। सर पहले थोड़ा मुझे इसके बारे में समझना है और चलिए आ जाइए। अब यहाँ तो y की बात हो रही थी, अब तो 0 होता, पर ये सर इस प्रकार से हो तब डेल बाई डेल एक्स एक्स इंटू वाई। अगर ऐसा हो तब तो उसमें कुछ नहीं होता। देखिए ये क्या होता है? दो हो गए, दो फंक्शन है। y आपका कॉमन रहेगा, y आपका कॉमन है तो वो कॉमन रहेगा, डेल बाई डेल डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब y। ये हो गया आपका y का फंक्शन कंप्लीट। समझ में आया? हाँ, इसका आंसर है y, क्योंकि डी बाई डी डेल बाई डेल एक्स होगा इसका। ठीक है, x इंटू वी है, मतलब ये इस प्रकार से होता है। देखिए डी बाई डी एक्स
u इंटू वी, ये भी एक फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। पहले u एज इट इज तो फंक्शन ऑफ v का डेरिवेटिव करें, ठीक है, फिर v एज इट इज तो फंक्शन ऑफ u का डेरिवेटिव करें। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या कहा है? पहले u एज इट इज v का डेरिवेटिव करें, v एज इट इज u का डेरिवेटिव करें, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, ठीक है। चलो डन, एकदम बढ़िया। अब मुझे बताइए x और y है, तो चलिए पहले u एज इट इज मतलब x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करें हम y का, फिर y एज इट इज और x का डेरिवेटिव करें हम। तो देखो ये क्या हुआ ब्रदर्स, x, ये y अपॉन x मतलब इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। ये जो होगा इसका कंपोनेंट होगा 0, तो 0 इंटू एक्स मतलब 0 होगा, राइट, ये 0 हो जाएगा हमारा, कंप्लीट फंक्शन 0 होगा, प्लस ये y और डेल बाई डेल एक्स का आंसर आएगा 1, तो आंसर आ गया आपका y, ठीक है। तो ये हमारा एक और फंक्शन आया, ये भी सुन लीजिएगा, ये भी समझ लीजिएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पर 2 टर्म्स वाले हैं ना, तो मुझे बताइए आपका जो आपको क्या करना है, y का y के साथ 1, y का y के साथ 1 और z स्क्वायर एज इट इज है, तो उसको z स्क्वायर एज इट इज लिख दूं मैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। z स्क्वायर पहले तो i कैप को एज इट इज लिख देना चाहिए, ठीक है, मतलब मिस्टेक ना हो। ये हो गया, इसका यहाँ से करेंगे तो z स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल z। अब इसका देखिए, ये z y x मतलब ये इंडिपेंडेंट ईच अदर, मतलब आंसर आएगा 0, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मतलब आंसर आएगा 0। ये डेल बाई डेल एक्स है, z स्क्वायर और y का फंक्शन इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, मतलब ये तो j के पूरा का पूरा 0, ये इतना आंसर आ गया इसका, j पूरा का पूरा 0 और k कैप। बताइए मुझे x है, यहाँ पर x है मतलब आया y स्क्वायर आंसर में, ये y है, x है मतलब ये भी 0, ये आ गया ये, ठीक है। तो i कैप z स्क्वायर आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, y स्क्वायर k कैप, दिस इज माय आंसर। समझ में आया? तो ये डेरिवेटिव का फंक्शंस थे जो हमने बनाते गए और बनते गए, राइट, डन। समझ में आ रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना, कोई डेरिवेटिव फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, और भी कुछ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, तो बस इतना ही है। इसी प्रकार से आपको ये v अगर फॉर्म अलग अलग रूप से दिया होगा, सर इसका तो एक क्वेश्चन करा सर, एक डाइवर्जेंस का क्वेश्चन भी कराइए। चलिए डाइवर्जेंस का क्वेश्चन भी देखते हैं, यही ले लीजिए ना, यही, ठीक है, इसको डेल डॉट वी कर दीजिए। डेल डॉट वी अगर करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स, और वी एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, डेल डॉट वी मतलब डेल बाई डेल एक्स, फिर डेल बाई डेल वाई, जो वी स्क्वायर होगा वो कहाँ पे होगा, वाई स्क्वायर एक्स, प्लस डेल बाई डेल जेड, और तीसरे टर्म में होगा जेड स्क्वायर वाई। बताइए डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर मतलब 2x, पता है ना, एन एक्स एन माइनस 1 एक्स रेस टू स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर x आएगा, 2 माइनस 1 मतलब 2x हो गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे अगर 2 हो तो 2 आगे x, 2 माइनस 1 मतलब 2x, ठीक है, ये 2x होगा, ये y का यहाँ पर 2y होगा, पर x तो रहेगा ही रहेगा, राइट। x मेरा कंपोनेंट निकलता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए मैं यहीं पर भी कह देता हूँ, थोड़ी की मेरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी शायद, जस्ट अ मिनट, आई कैप डेल बाई डेल जेड, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक मिनट, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये y के कंपोनेंट था मतलब y1 हो रहा था, इसलिए z स्क्वायर रखा, ठीक है। हाँ, फिर कहिएगा मत कि सर ये कहाँ से क्या हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ पर सर फिर x क्यों रखा, तो कि x कंपोनेंट ये कांस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन हमने अब ज़्यादा बातें नहीं करनी। z मतलब ये भी 2z और y, 2z और y आंसर डन। चलो एकदम बढ़िया ना, कोई डाउट है आपको इसके अंदर तो मुझे बता दीजिए, कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो बताइए। एकदम सोल्व हो रहा है, मस्त। चलिए अब क्या करेंगे, वेक्टर का डिफरेंशियल फंक्शन हो गया, वेक्टर का फंक्शंस हो गया, इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, जहां जरूरत होती है वहीं तक ही उसका फॉर्मेट यूज किया जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है।
तो ये समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा कैलकुलस, राइट, मैथमेटिकल फंक्शन और मैकेनिक्स। चलिए अब हम आ जाते हैं फिर से यहीं पर। कहाँ से निकले थे वहीं पे, ठीक है, जहाँ पे निकले थे वहीं पे वापस आते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिए जो हमारा टॉपिक था वो हम क्या पढ़े, पहले यूनिट सिस्टम पढ़े, उसके बाद डायमेंशन पढ़े, राइट, उसके बाद पढ़े मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसके अंदर पढ़े वेक्टर, अलजेब्रा, राइट, जिसको कहते हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल। चलो डन, मजा आ गया इतने में। अब जाते हमारे लॉ ऑफ द मोशन। आपको पता है कि लॉ ऑफ द मोशंस क्या होते हैं और इसके इमोशंस क्या होते हैं, राइट। लॉ ऑफ द मोशन, इमोशन तो बहुत सारे हैं पर मोशन है, राइट। यू नो द मोशन एंड इमोशन वो वेरी डिफरेंट, राइट। तो मोशन के ऊपर चर्चा पे रहते हैं, मोशन की बातें करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को बात कर रहे हैं। बट होता क्या है जैसे कि किसी भी ये जो हमारा पार्ट है उसको मैंने ये उड़ाया, ठीक है, ये हाथ में आ गया हाथ में, तो एक प्रकार का इसने गति करी, अपने आप में मोशन हुआ। अगर मैं इसी को ऊपर, एक चीज़ होती है, देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको कोई भी फोर्स नहीं दिया रहा, कोई भी फोर्स नहीं दिया। फोर्स समझ में आ रहा है ना, कि कोई भी फोर्स नहीं दिया, ऐसे ही रख दिया, ठीक है, तब भी नीचे गया। मैंने फोर्स नहीं दिया पर इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो फोर्स का कौन सा लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ना। तो इसके ऊपर पहले तो मोशन की बात करें तो मोशन की चर्चा करने आए थे सबसे पहले न्यूटन, ठीक है। उसने 3 बातें की थी, न्यूटन सर ने 3 बातें की थी, तो न्यूटन सर ने अलग अलग चर्चाओं के ऊपर बात भी की थी। अब मुझे बताइए कि ये मेरे पास जो है, ठीक है, इस पार्ट्स को अगर मैं हवा में फेंकूंगा तो नीचे की ओर ही आएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं हम, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये चीज़ अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, हाँ, ऐसे ही आगे पीछे घूमेगी, नहीं घूमेगी ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही तो घूमेगी नहीं, वरना तो हमें फीलिंग बैड आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि कौन हिला रहा है, राइट। तो ये भी थोड़ा हो सकता है। पर जब तक किसी भी चीज़ को आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जब तक किसी भी चीज़ को आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक वो चीज़ सेम एज इट इज उसी प्रोसेस में पड़ी रहे, या वो ही प्रोसेस अपनी कंटिन्यू रखे। कौन सी प्रोसेस, कि जो अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब या वो कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है, तो अपनी कंटिन्यूअस मोशन स्टार्ट रखे, या वो क्या करें, रुके हुए है तो रुकी हुई रहे, मतलब स्टेबल है तो स्टेबल रहे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे लिए तो मोशन है, पर न्यूटन सर के लिए थे इमोशन, राइट। न्यूटन सर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, इमोशन था उसके लिए। क्या कहा उसने, और मैंने बताया ना आपको क्यों, किस प्रकार से होता है। चलो, जब तक किसी भी पार्ट को, ठीक है, जब तक हम किसी भी पार्ट को, मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में थोड़ा लिखूंगा, ठीक है, बोलने में हिंदी बोल दिया है मैंने, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कोई भी हिंदी में दे रहे हैं तो उनके लिए बोल दिया है कि जब तक किसी भी पार्ट को आप अट्रैक्ट ना करो या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दो उसके ऊपर, तब तक वो जो पार्ट है वो स्टेबल होगा तो स्टेबल रहेगा, या उसकी कंटिन्यूअस मोशन स्टार्ट रखेगा। अब इसके वो एग्जाम्पल बहुत सारे दो, कितने गिने, हाँ, आप भी बच्चों को देंगे इन फ्यूचर, आप भी अपने स्टूडेंट को सारे गवर्नमेंट टीचर्स बनेंगे, गवर्नमेंट में टीचर्स बन जाएंगे, उसके बाद आप भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही एग्जाम्पल्स देंगे। कितने एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत सारे। स्टेबल मतलब स्टेबल, अब आपको पता है वो भी एट द मोमेंट ऑफ द पेशेंस के ऊपर होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आप कहीं है, कहीं बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
आप बस में बैठे हैं और मैं बाहर खड़ा हूं, समझ में आ रहा है? आप बस में बैठे हैं, आपका बैग आपकी बगल में बैठी है, जो सॉरी आपका बैठी कोई नहीं है, आपका बैग आपके पास है, आपका बैग बगल में है, आप बैठे हैं और मैं बस के बाहर से देख रहा हूं, तो बस मुझे कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस मोशन में दिखेगी, राइट? और आप मुझे स्टेबल दिखेंगे या कंटिन्यूअस दिखेंगे? आप भी मुझे कैसे दिखेंगे? स्टेबल दिखेंगे, ठीक है? पर जो आपकी मोशंस वाली जो कार है या बस है वो मुझे मोशन में दिखेगी। दूसरी चीज, आपको लिए मैं बाहर से किस प्रकार से दिखूंगा? आपको मैं कैसा दिखूंगा? तो आपको दिखूंगा मैं कंप्लीटली किस प्रकार से? मैं आपको मोशन में दिखूंगा, और जो सारी मेरे पास जो कोई चीज होगी वो सारी चीजें आपको कैसी दिखेगी? स्टेबल दिखेगी। तो ये भी एक हमारी चीज है कि किसी भी चीज को फोर्स ना लगे। आप कहेंगे कि इस प्रकार से रख देने से भी ये गिरता है, हमने तो फोर्स दिया ही नहीं, हाँ, इसको ऊपर से नीचे रख देने से भी हम गिर जाता, फोर्स तो दिया नहीं, तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ये लगता है ना। आप कहेंगे कि सर कोई भी दो मैग्नेटिक पार्ट को रख दीजिए, वो तो विदाउट अट्रैक्टिंग के अपने पास, आपको उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही अट्रैक्ट कर देंगे, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड रखा है, उसमें भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है? अब दूसरी चीज है, इसके ऊपर हम बात करें तो बहुत सारा अगर मोमेंटम, राइट, बहुत सारा मोमेंटम आप इसके ऊपर आप लगाते हैं, बहुत सारा फोर्स, बहुत सारा मोशंस आप इसके ऊपर लगाते हैं, जिसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या? कि आप एक किसी भी मास को उसकी स्पीड के साथ तुलना करें, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब P इज इक्वल टू m इंटू वी। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड, राइट, या स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है? तो P इज इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी। तो यही जो मोमेंटम रहा है वो हमेशा फोर्स के कैसा होता है? पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स लगता है ना किसी भी पार्टिकल के ऊपर, जब फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम होता है। क्या होता है? टोटल मोमेंटम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल मोमेंटम होता है। और उतने ही मोमेंटम में, जितने मोमेंटम के लिए जितना समय चाहिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है, टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को कहने के लिए उसने कहा कि सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, राइट? मैं इसको कहूँ एक अपनी लैंग्वेज में लिख के बताइए, तो अपनी लैंग्वेज तो कुछ इस प्रकार की होगी, डेल पी बाय डेल टी। हाँ, यहाँ अगर डेल पी का मतलब होता है एम इंटू वी, पर टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम मतलब ये कुछ इस प्रकार से हुआ, एम इंटू टोटल वेलोसिटी। मास तो टोटल नहीं होता है, मास होता है, वेलोसिटी आ गया टोटल के टाइम पे, डेल्टा वी आ गया। आगे बढ़े, ए प्रोपोर्शनल निकालो ना यार, भले रहा, चलो ठीक है। अब डेल्टा वी का मतलब क्या? डेल्टा वी का मतलब क्या? स्टार्टिंग वेलोसिटी से लेके इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी से लेके एंड तक की वेलोसिटी जो होती है, स्टार्टिंग को कहते हैं यू ब्रदर्स और एंड को कहते हैं वी। tan डेल्टा वी, याद रखिएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब बच्चे को पता है ना, v माइनस यू अपॉन टी मतलब होता है एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma। आपको पता ही है कि अगर फोर्स किसी भी चीज को लगाएंगे तो वहां याद आ ही जाएंगे। ठीक है, हो गया, डन। अब तीसरी बात मैं अगर आपको कहूं, या मोमेंटम वाली बात, तो देखो स्पीड से गया मोमेंटम पे, कि अगर किसी भी पार्टिकल का इतना जत्था है, इतना बड़ा क्राउड है, तो उसको कितनी स्पीड से जा रहा है, तो मोमेंटम से गए, तो आपने स्पीड की बात की तो फोर्स पे गए हम। लेकिन अब तीसरी बात मैं बात करना चाहता हूं, तीसरी बात क्या है? ठीक है, तीसरी, अगर मैं कहूं कि इसी पार्टिकल को, इसी चीज को, ठीक है, ये जो मेरा पार्टिकल है, उसको जितनी स्पीड से मैं थ्रो करूंगा उतनी ही स्पीड से मेरे पास वापस आएगा। वो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? आपने कौन से पार्टिकल को कितना फॉर्म में आपने दिया है, मतलब कि आपके पास एक यहाँ पर फोर्स 1 है, मतलब आपके पास फोर्स 1 मतलब जो आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, यहां से गया यहां पर F2, तो इसको कहेंगे F12। सेम एज इट इज, जितना पार्टिकल में थ्रो करेंगे उतनी ही
पार्टिकल से वापस। आप कहेंगे सर मैं अगर लोखंड का पत्थर ले लूंगा उसको मैं करूंगा तो उतना थोड़े, पर तेरे में फोर्स कम है ना, तो लोखंड के जितना पहले लोखंड का जो हमारे पास जो लोहा होता है, वो जो लोहे का बोल है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम है, लोहा है, उसका जो बोल है आपके पास, उसका इंटरनल जितना फोर्स होता है उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स आपको देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? 500 ग्राम के लोहे का बोल है, उसको आप 250 ग्राम का वो दोगे तो वो 250 ग्राम तो वापस आ ही रहा है। समझ में आ रहा है? तो जितना इंटरनल होगा उससे भी ज्यादा एक्सटर्नल दोगे तब जाके वो चीज को कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिएक्ट, attract to react, right? Attraction to reaction, you know that, right? Attract and react for the whole system on the mode, right? Time, right? अब थोड़ी चर्चा है टाइम पे अभी करने का मन करता है। टाइम क्या होता है? कुछ समय आएगा कि जब आपको टाइम के बारे में भी पता होगा। हाँ, टाइम के ऊपर आपको पता है कि टाइम, बहुत सारे लोगों ने बुक्स पढ़ी होगी, अलग अलग प्रकार की, स्टीफन हॉकिंग्स की बुक्स पढ़ी है, आप शायद कई टीचर्सों ने पढ़ी होगी, यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, राइट। समय होता क्या है, समय का मूल्यवान क्या होता है, वो बुक पढ़ने से भी ज़्यादा याद रखना होता है, वो हमारा कॉम्पिटिशन, राइट। क्योंकि बुक में तो टाइम ओरिजिनल बताता है कि टाइम रियलिटी क्या है, कहाँ से अर्थ का स्टार्टअप हुआ था, कहाँ से वो चीज़ें हुई थी, वो तो रियल बुक के टाइम की बात है। पर समय तो हम लोगों को बनाना है, समय आपको और हमको साथ में मिल के बढ़ाना है, ठीक है। आइए हमारे साथ क्रैक करते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो बिना किसी वेस्ट टाइम को, क्योंकि जो बीत रहा है ना वो समय बहुत खराब हो जाएगा फिर, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारे पास बुक्स तो है टाइम्स में पढ़ने के लिए, फिजिक्स की पढ़ने के लिए बुक्स है, राइट। आपको पता भी है कि टाइम के ऊपर पूरी की पूरी बुक ने बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है, बट बुक्स में टाइम है और जो हमारी रियल लाइफ में टाइम है उसमें बहुत अंतर है। तो जो हमारा रियल लाइफ का जो टाइम बीतता हुआ जा रहा है उसको संभाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे और हमारे क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से हो सके उतना जुड़ जाइए, हरी अप करिए, और हमारा डिस्क्रिप्शन में ही मोबाइल नंबर आपको दिया है, कांटेक्ट कर दीजिए जल्दी से। और सारे कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो और आप इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।